हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपके अपने चैनल एजुकेटर में आपका स्वागत करते हैं। और आइए चलते हैं, देखते हैं हम अपनी यहाँ पे फाइल आज कौन सी लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत और समकालीन विश्व, हम एसएसटी की फ़ाइल आपके लिए लेकर आए हैं। और ये है 9th क्लास की फ़ाइल, एसएसटी की फ़ाइल है ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए चलते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंडेक्स कैसे बनाया है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंडेक्स किस तरह से हमने इसको बनाया है। ये हमारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, वो हम प्रश्न आपको आगे बता देंगे, आप पूरी वीडियो देखिएगा। और ये 1 से 2 पेज पर लिखा गया है। फिर सेकंड प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध व चित्र सहित, ये भी आगे लिखा हुआ है पूरा प्रश्न। 3 से 6 पेज नंबर पर भारत के नक्शे में राज्य व राजधानी हमने दर्शाए हैं, वो 7 से 8 पेज नंबर पर हैं। वनों पर आधारित ये 4 क्वेश्चन है। वनों पर आधारित 8 उद्योगों का चित्र सहित वर्णन। कागज उद्योग, माचिस, रेशम, बेंत, तेंदु, लाख उद्योग, रेजिन, कुटीर उद्योग, ये 9 से 13 पेज पर है। और फिर ये हमने आगे बिल्कुल डिस्क्राइब करके भी लिख दिया है कि कागज़ उद्योग 9 पेज पर है, माचिस 10 पर, रेशम 11 पर, इसी तरह 12 और 13 पर अलग से इस तरह लिखा है। फिर 5th क्वेश्चन है हमारा संविधान में लिखे मौलिक अधिकारों की सूची एवं प्रस्तावना। तो हमने यहाँ पे 14 से 22 तक इसको लिखा है। इसमें सबसे पहले हमने संविधान की प्रस्तावना को लिखा है, जो 14 पेज नंबर पर लिखा गया है। अब इसको हम पढ़ रहे हैं, समझते रहिए, लिखते रहिए अपनी कॉपी में। इसको आपको इसमें से कुछ भी छांटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें छांट कर ही लिखा गया है। मौलिक अधिकार 15 से 22 पेज नंबर पर लिखे गए हैं। ये हमारा 6 प्रश्न है। बेरोजगारी के कारणों को लिखिए और प्रश्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। बेरोजगारी का अर्थ, प्रकार, कारण, प्रश्न बेरोजगारी, ये 23 से 25 पेज नंबर पर लिखे हैं। डिस्क्राइब करके नीचे भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। बखूबी आप इसको समझ रहे होंगे और आपको ये समझ भी आ रही होगी। आप ध्यान से इसे सुने, देखें, समझें और बस अपनी कॉपी में उतार लें, अपनी फाइल में लिख लें इसको। ये देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख करना था। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत कुलीन वर्ग द्वारा हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण वो निम्न प्रकार से समझा जा सकता है: सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है और इसके बारे में चित्र भी आपको दिखा देते हैं। ये अच्छा सा एक चित्र यहाँ पे लिया गया है इसका, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। तो अब इसमें आप देखिए, ये आप नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, नंबर 2, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। यहाँ से आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए आसानी से, बिल्कुल। ये प्रथम विश्व युद्ध प्रश्न 2 है हमारा। प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित किन्हीं 5 देशों के नाम लिखिए एवं उनके राजध्वज का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी सी व्याख्या दी है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया है क्या है, कैसे है। 28 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला था और यह 11 महीने युद्ध युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध से 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों, गोरों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्रित करने का नेतृत्व किया था और इसमें 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी से भी 1.7 से 10 करोड़ तक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और यूरोप में 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 से स्पेनिश फ्लू से हुई और यह पूरी तरह से 1919 में ख़त्म हो गया था। तो ये थी थोड़ी सी व्याख्या प्रथम विश्व के बारे में जो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली में। ये हमने एक पेज यहाँ पे कलरफुल पेज लगाया है
जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। नंबर 1 हमने इसमें ब्रिटेन देश लिया है और इसके बारे में हमने लिखा है। इसके बारे में हमने लिखा है और आप देख सकते हैं नीचे हमने अमेरिका के बारे में भी लिखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका दूसरा नाम है। तो ब्रिटेन के झंडे का नाम यूनियन ध्वज या यूनियन बैंक होता है। यूके का ध्वज है ये। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश राजशाही अब भी 14 अलग अलग देशों पर राज करती है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है श्री सुनक है। झंडे का अनुपात 1:2 होता है और ग्रुप फ्लैग का अनुपात 3:2 होता है। यहाँ पे नीले मैदान में लाल क्रॉस और सफ़ेद रंग के फैम्ब्रिएटेड काउंचेंट साल्टर के साथ बनाया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से देख के आप आसानी से इसको बना सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। एक प्यारा सा झंडा ब्रिटेन का है। ये अमेरिका है। अमेरिका के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी शहर भी है। इसके झंडे का नाम ओल्ड ग्लोरी, सितारे और धारियाँ ओल्ड ग्लोरी नाम है। स्टार स्पेंगल्ड बैनर शामिल हैं। इसको अंगीकृत किया गया था 3 दिसंबर 1975 को। इसका अनुपात होता है 1:9 और चौड़ाई का अनुपात 1:0 और ये इसका होता है यहाँ पे चित्र। ये ऐसे बनाया जाता है। ओके, ये तीसरा देश हमने यहाँ पे फ्रांस लिया है। यहाँ के झंडे का नाम ले ड्रापो ट्राइकलोर होता है। इसका डिज़ाइन जैक लुई डेविस द्वारा बनाया गया था और यह है, इसमें रंगीन पट्टियाँ ऊर्ध्वाधर में होती हैं, नीले, सफ़ेद और लाल रंग के क्रम में, और इसका अनुपात 2:3 होता है। झंडे के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है आपको, जो आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए। थोड़ी सी ये जीके है, इतना आपको पता भी होना चाहिए जो आपने बनाया है उसके बारे में। आप यहाँ पे ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस दिखाया, अमेरिका दिखाया, ब्रिटेन दिखाया, जापान भी है। और आप इसमें जो भी प्रथम विश्व युद्ध में आप जब चेक करेंगे तो बहुत सारे देश थे। इनके अलावा भी आप देश और उनके झंडे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सेम कॉपी करें। सेम कॉपी कर लें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप तरीका यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप इसको अलग नाम के देश के बारे में लिख कर उसके झंडे यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए जापान के बारे में, जापानी में केंद्र में लाल डिस्क के साथ एक सफ़ेद क्षेत्र होता है। सफ़ेद ईमानदारी और पवित्रता का प्रतीक और लाल डिस्क सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। 1868 में फिर 156 साल पहले आया था। इसको 1999 से राष्ट्रीय जापान ध्वज के रूप में अपनाया गया और जापान के ध्वज का नाम निशोकी और अनौपचारिक रूप से हिनोमारू कहा जाता है। इसका अनुपात 2:3 है। राष्ट्रपति शिंजो आबे हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान में फुमियो किशिदा हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पहला झंडा जो हमने फ्रांस के बारे में आपको बताया था, ये उसका झंडा है। ऊर्ध्वाधर 3 पट्टियाँ हैं इसमें और ये एक लाल डिस्क के साथ सफ़ेद अक्षेत्र के बीच में ये एक लाल डिस्क बनी हुई है रेड कलर की। ये देखिए हमारा जो 5th देश हमने लिया है वो जर्मनी लिया है। इसकी राजधानी बर्लिन है। राष्ट्रीय ध्वज 3 समान अक्षैतिज पट्टियों से बना एक तिरंगे की तरह होता है। ये जर्मनी के राष्ट्रीय रंगों को प्रदर्शित करता है, काला, लाल और सोने रंग का, मतलब सुनहरा बोलते हैं जिसको। और आगे देखिए इसका अनुपात 3:5 होता है। इसको 3 जुलाई 1919 में अपनाया गया, 104 वर्ष पहले। झंडे का डिज़ाइन काले, लाल और सुनहरे रंग में अक्षैतिज तिरंगा है। राष्ट्रपति महामहिम श्री ओलाफ हैं, ओलाफ शोल्ज, और प्रधानमंत्री अंजेला मर्केल है। इसी तरह आप कोई भी देश के बारे में इस तरह ब्रीफ में करके लिख सकते हैं, मतलब एक संक्षिप्त रूप में पूरी व्याख्या भी आ गई है और छोटा करके भी हमने इसको लिख दिया है। यहाँ पे देखिए झंडे पहले सबसे 1919 में ये वाले डिज़ाइन आया था और फिर 1948 में ये वाला डिज़ाइन आया था जो आज भी मौजूद है। आप इस तरीके से यहाँ से देख करके इन झंडों को
बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपको हम भारत का नक्शा भी यहाँ पे दिखाएंगे। भारत के नक्शे में हमने राज्य और राजधानी लिखे हैं, वो ऐसे हैं। आप वीडियो, मैं जल्दी जल्दी वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि अब आप पॉज करके देखिए। पॉज करके अपनी फ़ाइल में आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे इस फाइल में आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं, आपको छांटने की, ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको आपकी आसानी के लिए वीडियो बनाई जा रही है, आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ से देखते रहिए फाइल और अपनी फाइल में लिखते रहिए, बनाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके। शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो और वीडियो को पूरी देखिए। ये यहाँ पे हमारे 28 राज्य पूरे हो जाते हैं। ये 28 राज्य हमने लिखे हैं, इनको पॉज करके आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, देख लीजिए। ये देखिए, वनों पर आधारित किन्हीं 8 उद्योगों का चित्र सहित वर्णन करें। हम आपको दिखा रहे हैं, बस आप यहाँ से पढ़ लीजिए इसको पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप देखने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी आपको। तो यहाँ से देखिए, हमने ये कागज़ के बनाकर भी यहाँ पे लगाए हैं, और ये कागज़ उद्योग के बारे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ। इसके बारे में एक और फ़ोटो है, यहाँ पे लकड़ी से कागज़ उद्योग का निर्माण होता है। यहाँ पे इस तरह करके ये कागज़ बनते हैं। ये देखिए, माचिस उद्योग के बारे में हमने यहाँ पे बड़ा ब्रीफ में लिखा है। संक्षिप्त रूप में एक पूरा रूप हमने इसके बारे में लिख दिया है। कहाँ पाया जाता है, कब स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कौन सी लकड़ी से बनता है, वो सब यहाँ पे लिखा है। और ये देखिए, हमने यहाँ पे एक प्यारा सा व्यू भी लिया है, जो आप भी अपने तरीके से और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, है ना। बनाइए, अपने स्कूल कॉलेजेस में दिखाइए, आइडिया लीजिए। और ये रेशम उद्योग के बारे में है, रेशम उद्योग के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने रेशम का एक चित्र भी लगाया है। ये आप नेट से निकालवा कर या ख़ुद भी बनाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी आप वीडियो को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। बेंत उद्योग, तेंदु उद्योग और लाग उद्योग। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं बेंत उद्योग। ये ऊपर बेंत उद्योग का चित्र लगा है, ये तेंदु उद्योग का चित्र लगा है, और दिस वन लाख उद्योग का चित्र लगा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चित्र इनके सामने लगा सकते। ये देखिए, हमारा 7 इसमें जो हमारा उद्योग है रेजिन उद्योग, और 8 हमारा है कुटीर उद्योग। रेजिन उद्योग के बारे में आप यहाँ से कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ लीजिए। बहुत ही छोटे उसमें संक्षिप्त रूप में लिखा गया है ये, और बिल्कुल पूरा है, आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है। और ये देखिए, ये हमारा रेजिन है। रेजिन एक पदार्थ होता है जिससे हम कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे असली एक कांच का टुकड़ा लेकर के उस पर हमने रेजिन की डिज़ाइनिंग की हुई है। और यहाँ पे ये हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो हम घर में करते हैं। घर में ये बहुत सारे उद्योगों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ से देखिए, बनाइए, अपनी फाइल को स्कूल कॉलेजेस में अपने दिखाइए। ये देखिए, हमारा 5th क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की सूची बनाएं। संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की सूची बनाएं। संविधान की प्रस्तावना, ये आप यहाँ पे प्रस्तावना देख रहे हैं। आप इस प्रस्तावना को सभी लोग जानते हैं बखूबी, बहुत अच्छी तरह से। ये यहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध का अधिकार, और ये समता का अधिकार। इसी तरह सबको हमने ऐसे ही लिखा है। ये देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। आप इसको पॉज कीजिए और यहाँ से अपनी फाइल को बना सकते हैं आप। ये देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके ऊपर स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अब इसका पार्ट है आगे। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। ये धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना, पोषण और पोषण का अधिकार, राज्य की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। ये इसके बारे में पॉज करके आप पढ़ लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
ये है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़िए, लिखिए, अपनी कॉपी फाइल में बनाइए। ये देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आप यहाँ से पॉज करिए, लिखिए और दिखाइए। कुछ भी ढूंढने समझने की ज़रूरत नहीं है कहीं से, यहाँ हर चीज़ एक जगह मिल रही है आपको। ये देखिए जैसा कि हमने बताया था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बेरोज़गारी के ऊपर है। बेरोज़गारी के कारणों को लिखिए, प्रश्न और बेरोज़गारी में अंतर बताइए क्या होता है। यहाँ हमने थोड़ा सा इसका अर्थ बता दिया है, फिर इसके प्रकार बता दिए हैं, क्योंकि परिच्छन बेरोज़गारी जो है वो इसके प्रकारों में से आता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है। देखते रहिए और फाइल को अपनी बनाते रहिए, कॉपी में लिखना है उसमें लिखिए, और यहाँ से आपको हर चीज़ एक ही जगह पर मिल रही है। बेरोज़गारी के कारण लिखने थे, ये जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि होने से बेरोज़गारी की वृद्धि हो जाती है। ये बेरोज़गारी के प्रमुख कारणों में से एक होता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नौकरी के लिए सही प्रशिक्षण नहीं, कौशल नहीं, और नए रोज़गारों की कमी, नए रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। निर्धनता के कारण कोई काम करने की असमर्थता हो जाती है। कृषि क्षेत्र का डिज़ाइन अविकसित और नएपन की कमी होती है। प्रौद्योगिकी के कारण बेरोज़गारी बढ़ जाती है। फिर कुटीर उद्योगों में गिरावट, छोटे पैमाने पर कोई उद्योग नहीं हो रहे हैं, इसलिए बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो कुटीर उद्योग में होते हैं हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनाई, खादी उत्पादन, शिल्पकला, पारंपरिक। इन कुटीर उद्योगों में कमी आने से भी बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये देखिए हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें है 25 पेज नंबर पे हमारी फाइल पूरी होती है। यह है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। इसमें थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। बेरोज़गारी के अंतर्गत प्रच्छन्न लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, इसके पास भूखंड ज़मीन जहाँ उन्हें काम मिलता है, ऐसे प्राय कृषिगत काम में लगे प्रयोजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन उनमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी, इसीलिए ये बेरोज़गार कहलाते हैं। तो 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न बेरोज़गारी के रूप में बेरोज़गार होते हैं, प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और सभी चीज़ से आपको छुटकारा मिल रहा है, कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी यहाँ से।